पिछले वीडियो में हम लोगों ने धातु और अधातु पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग धातु और अधातु पाठ से ही संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों में कौन सा तत्व रंगहीन होता है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, गंधक और क्लोरीन। पांचवा ऑप्शन है इनमें से एक से अधिक या कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि हाइड्रोजन वायुमंडल में पाए जाने वाला तत्व है। ऑक्सीजन भी वायुमंडल में पाया जाता है। अगर इसका कोई रंग होता तो पूरा वायुमंडल रंगीन दिखता। तो रंगहीन तत्व में आपका हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा। गंधक जो होता है वह पीला रंग का होता है, सल्फर येलो कलर का होगा, और क्लोरीन जो होता है वह हरा पीला रंग का होता है। इसीलिए ऑप्शन होगा इनमें से एक से अधिक, मतलब इसका जो सही ऑप्शन होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यह जान लीजिए कि हाइड्रोजन भी रंगहीन है और ऑक्सीजन भी रंगहीन है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो कमरे के ताप में द्रव के रूप में पाए जाने वाला तत्व में आता है ब्रोमीन। यह जो ब्रोमीन है यह भी द्रव के रूप में पाया जाता है। ब्रोमीन एक अधातु है जो द्रव के रूप में पाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रश्न पूछ सकता है कि कौन सा धातु द्रव के रूप में पाया जाता है, तो ब्रोमीन। और एक धातु है पारा, यह पारा धातु भी द्रव के रूप में पाया जाता है। सोडियम भी एक धातु है, यह मुलायम धातु है लेकिन ठोस के रूप में पाया जाता है। गंधक एक अधातु है लेकिन यह अधातु ठोस के रूप में पाया जाता है। तो प्रश्न था कि कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाने वाला तत्व कौन है? तो मेरा यहाँ पर ब्रोमीन होगा और पारा होगा। इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। यह ऑप्शन हमारा सही होगा। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन अम्लीय प्रकृति का है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड। और पांचवा है इनमें से एक से अधिक। अब यहाँ पर हम देखिए यह जो कंपाउंड है CO2, तो कार्बन आप जानते हैं कि एक अधातु है और CO2 का मतलब हुआ कि अधातु का ऑक्साइड है। तो अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं, जिस अधातु में अगर किसी अधातु में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, मतलब अधातु का ऑक्साइड है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, तो यह क्या होगा? यह अम्लीय प्रकृति का होगा। यह ध्यान रखिएगा, क्योंकि अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं वे सभी अम्लीय होते हैं। यहाँ पर सल्फर का ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, तो सल्फर भी एक अधातु है। सल्फर भी आपका एक अधातु है और अधातु का यहाँ पर ऑक्साइड है सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये भी क्या होगा? ये भी अम्लीय प्रकृति का ही होगा। तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड। आप जानते हैं कि कैल्शियम एक धातु है, तो ये धातु का ऑक्साइड हुआ। कैल्शियम ऑक्साइड धातु का ऑक्साइड है और धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वे भास्मिक प्रकृति के होते हैं, मतलब बेसिक नेचर के होते हैं, भस्म होते हैं। यहाँ पर सोडियम का ऑक्साइड है, तो सोडियम भी एक धातु है और धातु का ऑक्साइड है, इसीलिए बेसिक प्रॉपर्टी का है। तो क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सा अम्लीय प्रकृति का है? तो इसमें हम देखेंगे कि अधातु का ऑक्साइड कौन है। तो अधातु का ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड है और सल्फर डाइऑक्साइड है। इसीलिए हमारा जो ऑप्शन होगा इनमें से एक से अधिक, यह सही होगा। पांचवा नंबर, निम्न में से कौन अवकारक है? तो यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिएगा। अवकारक का क्या मतलब होता है पहले इसको समझिए। यहाँ पर जो ऑप्शन है उस ऑप्शन में पहला है सोडियम। तो आप जानते हैं कि सोडियम एक धातु है, तो जितने भी धातु होते हैं सभी इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो त्याग करने वाला होता है वह जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग करना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। और जिसका ऑक्सीकरण होता है वह अवकारक कहलाता है, वह हो जाता है अवकारक। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सोडियम धातु है, तो धातु है तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो वह उसका ऑक्सीकरण हो गया और जिसका ऑक्सीकरण होगा वह अवकारक होगा। तो यहाँ पर सोडियम जो है अवकारक है। उसके बाद देखिए पोटेशियम भी एक धातु है
धातु है तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो इसका ऑक्सीकरण हुआ, और जिसका ऑक्सीकरण होता है वह अवकारक होता है, इसीलिए पोटेशियम भी अवकारक है। उसी तरह यहाँ पर कैल्शियम देख रहे हैं, कैल्शियम भी क्या है, एक धातु है, तो धातु है इसलिए अवकारक है। मैग्नीशियम क्या है, एक धातु है इसलिए अवकारक है। तो कुल मिलाकर के यह समझ लीजिए कि जो भी धातु होते हैं, जो भी धातु हैं वे सभी अवकारक होते हैं। तो अवकारक ऑप्शन अगर आता है तो उसमें खोज लीजिए कि धातु कौन है और उस पर टिक मारिए। तो यहाँ पर सभी धातुएं हैं, इसीलिए इसका जो आंसर होगा 5 नंबर, यह सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि फोटोग्राफी उद्योग में प्रयुक्त होने वाला धातु कौन है। तो यहाँ देखिए सोना है, सोना का यूज आप जानते हैं, यहाँ चांदी है, पारा है और जिंक है। तो फोटोग्राफी में हम लोग यूज करते हैं चांदी के भिन्न भिन्न यौगिकों का, जैसे सिल्वर का नाइट्रेट होगा फोटोग्राफी में यूज होता है, सिल्वर का ब्रोमाइड होगा फोटोग्राफी में यूज होता है, प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर प्रश्न था कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला धातु कौन है, तो यहाँ पर आंसर दीजिएगा चांदी। उसके बाद है सल्फर के गंधीकरण में किसका प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हम लोग गंधकीकरण को समझिए। गंधकीकरण का मतलब होता है कि अगर कंपाउंड कोई है, जैसे रबड़ है, यहाँ रबड़ है, तो रबड़ को अगर हम सल्फर के साथ मिला करके गर्म कर देते हैं तो यह प्रोसेस कहलाता है गंधकीकरण। गंधकीकरण का मतलब होता है कि रबड़ को सल्फर के साथ मिला के गर्म करना। इससे होता क्या है कि रबड़ आपका कठोर हो जाता है, और रबड़ कठोर होने का नतीजा होता है कि इसका यूज आप भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तु बनाने में कर सकते हैं। खास करके जो गाड़ी का टायर होता है वह गंधकीकरण के फलस्वरूप ही बनाया जाता है, मतलब रबड़ का गंधकीकरण वहां पर किया जाता है, अर्थात रबड़ को सल्फर के साथ मिला करके गर्म किया जाता है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा यह होगा सल्फर। उसके बाद है कीटाणुनाशक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है फास्फोरस। तो फास्फोरस का यूज देखिए क्या होगा। फास्फोरस का यूज होता है चूहा मारने वाला दवा, पहला यूज। दूसरा यूज जो है आतिशबाजी का सामान, आप लोग फटाका वगैरह जो देखते हैं, वह विस्फोटक सामान जो देखते हैं उसमें फास्फोरस का यूज होता है। तो फास्फोरस के यूज में देखें कि चूहा मारने वाला दवा है और आतिशबाजी का सामान बनाया जाता है, विस्फोटक बनाया जाता है। यहाँ पर कार्बन को आप जानते हैं, कोयला को कार्बन कहा जाता है, इसका यूज आप जान रहे हैं। आयोडीन का यूज देखिए, आयोडीन का यूज जो होता है घेंघा रोग में होता है। और यहाँ पर जो क्लोरीन है, क्लोरीन कीटाणुनाशक के रूप में होता है, इसलिए जल को स्वच्छ करने में इसका यूज करते हैं हम लोग। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वह 3 नंबर सी, क्लोरीन। कीटाणुनाशक के रूप में प्रयुक्त होने वाला कौन है, तो क्लोरीन है। उसके बाद चर्म रोगों में प्रयुक्त होने वाला तत्व कौन है। तो यहाँ फास्फोरस है, तो फास्फोरस का यूज आप देख लिए, आयोडीन का यूज देख लिए, सल्फर का यूज देख लिए। तो चर्म रोगों में हाँ यहाँ पर जो होगा वह सल्फर होगा। सल्फर जो भी चर्म रोगों का जो दवा बनाया जाता है उसमें सल्फर का यूज होता है, कार्बन का यूज नहीं होगा, फास्फोरस का यूज नहीं होगा, आयोडीन का यूज नहीं होगा। तो चर्म रोगों में प्रयुक्त होने वाला तत्व कौन है, तो उत्तर होगा सल्फर। उसके बाद है क्वेश्चन, किस धातु को किरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए सोडियम एक धातु है, और आपको जो क्रियाशीलता श्रेणी बताए थे, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, यह सब जो क्रियाशीलता श्रेणी बताए थे, क्रियाशीलता श्रेणी में यह सबसे ऊपर है, सोडियम और पोटेशियम सबसे ऊपर है। तो यह बहुत क्रियाशील धातु होता है। इसको हवा के संपर्क में, जैसे ही हवा के संपर्क में आएगा ये जलने लगता है, विस्फोट के साथ जलता है। इसीलिए इसको किरोसिन में डुबा कर रखा जाता है ताकि हवा से इसका संपर्क न बन सके। तो किरोसिन, किस धातु को किरोसिन में डुबा कर रखा जाता है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा सोडियम और पोटेशियम, इसीलिए ऑप्शन हमारा हो जाएगा 1 से अधिक। सोडियम और पोटेशियम को पानी में भी रखिएगा तो वहां पर वह आग लगा देता है, मतलब वहां भी वह जलने लगता है। अगला क्वेश्चन है,
प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक कौन धातु है? तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वह है एल्युमिनियम, कॉपर और चांदी, और इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है चांदी को। इसलिए चांदी का जो यूज होता है, हम लोग का जो घरेलू मिरर होता है, दर्पण होता है, उस दर्पण का जो पीछे वाला भाग है, उस पीछे वाला भाग में चांदी का लेप लगाया जाता है ताकि प्रकाश का परावर्तन ठीक से हो सके। और परावर्तन ठीक से होने का नतीजा होगा कि आपका चेहरा जो होगा वह साफ साफ दिखाई देगा। तो प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक धातु अगर कोई है तो वह सिल्वर है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।